कविता जी और बालकीर्ति जी, कहने के लिए तो बहुत बड़ा पोथा है, लेकिन IITian बाबा की तरह मैं जल्दी में कुछ बोलकर निकल जाना चाहता हूँ। तमाम बातें हैं, और जहाँ तक लोकतंत्र की बात है, आज जो संकट हैं लोकतंत्र पर, ये कोई नए नहीं हैं। जैसे वात्स्यायन ने अपना ग्रंथ पूरा काम सूत्र काम पर लिखा, लेकिन काम को तीसरा दर्जा प्रदान किया, उसी तरह जब प्लेटो ने रिपब्लिक में डेमोक्रेसी के बारे में बात की तो उसने इसे बड़ी अच्छी व्यवस्था नहीं माना है और उसको तीसरे दर्जे की नागरिक व्यवस्था माना है। उसका कारण ये है कि वो कहता है कि लोकतंत्र मूलतः कुलीन तंत्र का ही अनुसरण करता है। और अरस्तु ने भी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो मनुष्य है वो पूर्णता यानी परफेक्शन की चाह में स्टेट का निर्माण करता है। तो आज हम जो देख रहे हैं वर्तमान लोकतांत्रिक संकट, जिन पे हम बहुत बोलते रहे हैं पिछले 10-1 वर्षों से, तो वो कोई नए नहीं है। और उससे केवल हम ही नहीं जूझ रहे हैं, हमारा देश ही नहीं जूझ रहा है। अमेरिका जैसी जो महाशक्तियां हैं उनके यहाँ तो और मूर्खतापूर्ण चीज़ें घटने वाली हैं और घट रही हैं। अरस्तु से याद आया कि एडम ज़गेज्वस्की की एक कविता मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, पोलिश कवि हैं, और उसकी 2-3 पंक्तियां मुझे याद हैं कि एक दिन बंदरों ने हथिया ली सत्ता, हमें पता ही नहीं चला क्योंकि हम दूसरे कामों में व्यस्त थे। कोई अरस्तु पढ़ता रहा, आज भी हम अरस्तु और प्लेटो को पढ़ रहे हैं। कोई अरस्तु पढ़ता रहा तो कोई आकंठ प्यार में डूबा रहा, लेकिन बंदरों ने हथिया ली सत्ता, चमचमाते बूट पहने और सुगंधित हवाना सिगार का कश लगाया। और फिर उसमें तमाम बातें आती हैं। गपड़ सपड़ जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, नेताओं के भाषण गपड़ सपड़, पिछले 10 साल से हम केवल गपड़ सपड़ ही सुन रहे हैं। तो जो संकट है, और वो हर जगह संकट है, ब्यूरोक्रेसी में जाइए, मुझे लगता है कि 2019 में जब टू मच डेमोक्रेसी का एक पद प्रयोग किया था, वो केरला कैडर के IAS थे अमिताभ कांत, जो हमारे जैसे जो औपनिवेशिक सत्ताओं द्वारा दमित हमारा देश, जिसने अभी लोकतंत्र की ओस भी नहीं चाटी है, अगर आप ध्यान से देखें, वहाँ पर एक IAS अफसर कह रहा है टू मच डेमोक्रेसी। ये अग्रवाल सर जानते होंगे कि कैसे ऐसे IAS बनकर आते हैं। तो अत्यधिक लोकतंत्र कहा जा रहा है, जबकि लोकतंत्र कहीं है नहीं, और लोकतंत्र की आड़ में वो सब कुछ हो रहा है। केरला कैडर से याद आया कि जो चुनाव आयुक्त बनने वाले हैं वो भी केरला कैडर के ही IAS हैं। अब हम आएंगे सोबती जी के लोकतंत्र पर। और कल तमाम बातें हुई, बहुत सारी किताबों का जिक्र हुआ, लेकिन एक किताब उनकी छूट गई थी, उसका दिन भर जिक्र नहीं हुआ, वो है मार्फत दिल्ली। मुझे लगता है वो पढ़े बगैर आप सोबती की जो लोकतांत्रिक भावना है या लोकतंत्र की उनकी जो अवधारणा है उसको हम नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि स्त्री का लोकतंत्र, उसके लोकतंत्र की जो लड़ाई है स्त्री की, वो उसके घर से ही शुरू हो जाती है। और इस प्रक्रिया में जब आप आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि जहाँ स्त्री खड़ी होती है वहीं लोकतंत्र की लड़ाई नजर आने लगती है। तो दूसरी बात मैं और जिक्र करना चाहूँगा, वो ज़रूरी है कि जब आपने मित्रों की बात की, और मित्रों के बारे में कहा जाता है, गोपेश्वर सिंह जी भी कह रहे थे कि बार बार मित्रों 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 ही क्यों हो रहा है। तो मित्रों इसलिए हो रहा है कि मित्रों अपने समय के अनुसार बहुत बड़ी रचना है, इसलिए कि हमारी तमाम नारीवादी लेखिकाएं भी कल उपस्थित थीं, प्रखर नारीवादी। उन्होंने एक पुस्तक का जिक्र नहीं किया जो मित्रों मरजानी से 2-3 वर्ष बाद प्रकाशित हुई, और दुनिया भर के फेमिनिज्म में उस पुस्तक का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। वो है केट मिलेट की पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स, एक तो ये स्थूल सा जो नजर आने वाला लोकतंत्र है उसकी पॉलिटिक्स, और स्त्री का जो लोकतंत्र है उसमें जो भिन्नता है वो जब आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो
सोबती के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, एक तो वो ब्रिटिश कॉलोनियन पीरियड में उनका जन्म हुआ और उनके पिताजी ही शायद ब्रिटिश सरकारी सेवा में थे। तो जब देश को उन्होंने आज़ाद होते देखा और फिर उन्होंने जब विभाजन देखा, उस श्रृंखला में अगर आप देखेंगे, हालांकि है उनका लोकतंत्र बुर्जुआ लोकतंत्र ही और अभिजनवादी लोकतंत्र ही है, इससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि कोई बहुत बड़ा संघर्ष उनके यहाँ लोकतंत्र का नज़र नहीं आता है। जो उन्होंने किया अपने जीवन में वो बड़ी चीज़ें हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन उनकी जो लोकतंत्र की आवाज़ है उसमें बहुत सूक्ष्म चीज़ें नहीं हैं, वो नदारद हैं। पूंजी को उन्होंने कहीं चैलेंज नहीं किया है, जो लेखक का जनतंत्र में जो उन्होंने बातें कही हैं, या मार्फत दिल्ली में जो कही हैं, या बैद जी के साथ जो उनका संवाद है, वहाँ कहीं पूंजी को उन्होंने चैलेंज नहीं किया। और आज का जो वर्तमान लोकतांत्रिक संकट है उसमें आप देखेंगे कि पूंजी शीर्ष पर है और पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं है कि यही है। अमेरिका का अगर लोकतंत्र संकट में आएगा तो हमारा तो आना ही आना है, उसमें क्या फर्क पड़ना है। विभाजन सोबती आख्यान और जीवन का ऐसा सानेहा है कि उसका वृत्तांत कह सुनाने की उनकी कोशिश रचनात्मकता के लिए तवील नजर आती है। इसमें यातना है, पीड़क स्मृति है, मुराद है, बिछोह है, तड़प है। यह पिछली शताब्दी के भारतीय और विश्व इतिहास की भी एक बड़ी राजनीतिक घटना थी। अनेक लेखकों ने अनेक शैलियों में मनुष्यता की छाती पर लगे इस गहरे घाव की पीड़ा बताने, जताने और इसकी अनुभूति कराने के जतन किए। सोबती के आख्यान और गैर आख्यानिक पाठ में भी यह किस्सा सुनाने से खत्म नहीं होता। वे धार्मिक जातीय घृणा से बहाए गए लहू के दरिया में डूबती उतराती हैं। इस दास्तान में बड़ी और मूल्यपरक बात है कि ऐसा विघटनकारी विभाजन, उसमें समाविष्ट रक्तपात, मारकाट, बलवा, दंगा, दुराचार, घर द्वार से बिछड़ने और शरणार्थी बनने की यातनापूर्ण त्रासदी को देखकर भी उन्होंने कौमी यकजहती और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों से अपना मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि उनका कहना है कि विभाजन एक ऐसे ऐतिहासिक विघटन की मानवीय स्मृति है जिसे भूलना नामुमकिन है और याद रखना खतरनाक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे संदेह है कि पंजाब के आर्य समाज के प्रभाव में आने के बाद ही सामाजिक तनाव बढ़ा। छोटी सी कविता है मार्फत दिल्ली में। हम में से बहुतों ने कभी ना कभी जरूर देखे होंगे खेत बटते, मुंडेर बटते, घर आंगन बटते, पुराने दरवाजे बंद होते, नए रास्ते बनते, चूल्हे अलग होते, फिर अपने अपने चूल्हे की आग पर अपनी अपनी हंडिया चढ़ते, पर तब तक देखा नहीं था किसी मुल्क को बटते। घृणा की उस पुरानी सुलगती भट्टी में दिन रात फूंक मारती आज की राजनीति को विभाजन पर रचे गए गहरे साहित्य की गहरी अर्थध्वनियों पर कान देना चाहिए, जहां इस घटित के विभत्स के प्रति गहरा रोष जरूर है, किंतु मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था शेष है। सोबती जी कहती हैं कि भारत और पाकिस्तान में विभाजन पर लिखे गए साहित्य में विभत्सता के वर्णन तो हैं, मगर उसमें मानवीय मूल्यों के संरक्षण के प्रयास किए गए हैं। यह प्रयास उल्लेखनीय है क्योंकि संप्रदायों के बीच घृणा पक्के तौर पर मौजूद थी। आज का अगर आप परिवेश देखें तो ये बेतहाशा घृणा से संचालित समय है। और घृणा अगर आप ये समझते हैं कि केवल धर्मों के बीच में, संप्रदायों के बीच में, तो ऐसा नहीं है। जातियों के बीच भी बहुत भयानक घृणा छिपी हुई, वो नजर नहीं आती है। वो नजर, अगर आप हरियाणा की राजनीति आप देख लीजिए, यूपी की राजनीति देख लीजिए, सारी जाति पर आधारित है। वर्तमान जातीय घृणा के स्तर का अंदाजा करती सोबती अपने संवादों में कई स्थान पर दूसरे विभाजन के भय और आतंक को छिपा नहीं पाती। विभाजन को आज के संदर्भों से जोड़कर देखें तो लगता है कि अभी उससे बहुत दूर निकलकर नहीं आए हैं। अतीत में की जा चुकी घृणा की वह खेती अहमकाना सियासी महत्वाकांक्षाओं का उदर भरने के लिए थी। आज की घृणा कारपोरेटी पूंजी को बहुगुणित करने और नागरिक अंधकार कायम रखने के लिए है। राजनीति बस उनकी चेरी मात्र है जिन्हें स्वतंत्रता
बंधुत्व, सहभागिता, शांति, उन्नति जैसे मूल्यों से कुछ निस्बत नहीं है। सोबती जी कहते हैं कि कुछ इतिहासकारों के मुताबिक पाकिस्तान बनाने की मुहिम जमींदारों और नौकरशाही में जगह पाने के इच्छुक पढ़े लिखे तबके ने ही मुख्य रूप से चलाई थी। जमींदार अपनी जमीन पर कब्जा बनाए रखना चाहते थे, जिन्हें लगता था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो उनसे जमीन छीन लेगी। अतः यह आंदोलन पैसे वालों और पढ़े लिखे लोगों का था। आम आदमी या औरत ने इसमें कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई। तो आज आप देखिए पढ़े लिखे लोग कैसे नेता चुन रहे हैं। पहले हम समझते थे कि पढ़े लिखे लोग बड़े अच्छे होते हैं, वो अच्छे नेता चुनकर लाएंगे।